फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज आपके समक्ष TGT इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर 25 वन लाइनर फटाफट। फ्रेंड्स आपको बताया था, समय को ध्यान में रखते हुए हम यह प्रैक्टिस पेपर आपके समक्ष लाए हैं। हाईलाइट की बात कर देते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने लगभग 35 क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रखा है। आफ्टर दैट वकैब्स हैं, मुश्किल से 10-15 वकैब्स हैं। उसके बाद विलियम शेक्सपियर, फिर जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, वो मैंने रखा है। टोटल 101 क्वेश्चन। कितना? टोटल 101 क्वेश्चन का आज ये प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, एक चीज़। और दूसरा, मैं वैसे बेसिकली मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो एग्जाम्पलर CH चैनल है फ्रेंड्स, उसमें आज 4000 संख्या कंप्लीट करना मैं चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि मात्र 11 सब्सक्राइबर बाकी हैं 4000 कंप्लीट में। मैं चाहता हूँ कि आज शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और अगर कंप्लीट कर देते हैं तो बड़ा अच्छा फील होगा और फिर प्रैक्टिस पेपर आता रहेगा इम्पॉर्टेंट वन लाइनर। चलिए शुरू करते हैं, बाकी यही कहना था। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है फ्रेंड्स, द 100 ईयर वार, ईयर्स वार होगा, वॉज फॉट बिटवीन ड्यूरिंग द एज ऑफ चॉसर इंग्लैंड एंड फ्रांस। कह रहा है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, द 100 ईयर वार। ठीक है, चौसर के दौरान। आपको बता दें 1337 से लेकर के 1453 तक यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और फाइनली फ्रांस का इसमें जीत हुआ था। फ्रांस का जीत हुआ था इसमें द 100 ईयर्स वार में। इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, शुरू हुआ था 1337 में। क्यों शुरू हुआ था? तो जो उस समय राजा थे एडवर्ड III इंग्लैंड के, वो फ्लांडर्स जो होते हैं उन पर उन्होंने आक्रमण कर दिया था, ताकि कुछ फ्रेंच का कुछ हिस्सा अपने में शामिल करवाने के लिए कुछ इस तरह का उन्होंने इन्वाइट किया था, आक्रमण किया था। इसकी वजह से 1337 में यह द 100 ईयर वार बिगिन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली विजयी होता है फ्रांस, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जॉन ऑफ आर्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉन ऑफ आर्क सपोर्टेड द 100 ईयर वार। तो कह रहे हैं कि जो 100 ईयर्स वार हुआ था फ्रेंड्स, उसमें फ्रांस को सपोर्ट किया था। कौन? जॉन आर्क। वार्क या आर्क। ठीक है। अ टाइप ऑफ लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक करेक्टराइज बाय इट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्टाइल इज कॉल्ड। अगर किसी भी लिटरेचर का, आर्ट का, म्यूजिक का अगर स्टाइल की बात करते हैं तो वो जेनरा कहलाता है। ये सिंपली ये क्वेश्चन आ गया इधर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो देखिए एडवर्ड III ही हैं। ठीक है, एडवर्ड III, द पीपुल ऑफ इंग्लैंड सफर टेरिबली फ्रॉम द प्लेग कॉल्ड ब्लैक डेथ। ये ब्लैक डेथ कब हुआ था? आपको बता दें 1346 से 1353 के बीच में बबोनिक प्लेग आया हुआ था इंग्लैंड में। और उस समय राजा कौन था? एडवर्ड III थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। और उसी बबोनिक जो प्लेग आया था उसमें जो लोग मरे थे ना, वो ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। पेट्रार्क एंड बोकासियो, पेट्रार्क और बोकासियो जो फ्रेंड हैं, ये राइटर्स हैं। वो स्पेशली कहाँ के हैं? इटालियन राइटर्स हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द एंथुसियास्टिक एडिक्शन टू द स्टडी ऑफ द राइटर्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन एंटिक्विटी लेड टू। तो कह रहा है कि जो एंथुसियास्टिक एडिक्शन है, यानी जो क्या बोलते हैं इसको, उत्साही लत बोलते हैं। ग्रीक और रोमन के राइटर को पढ़ने का जो उत्साही लत है ना, एडिक्शन है ना, आदत है ना, वो कहाँ लेकर जाता है? ह्यूमनिज्म की ओर लेकर जाता है। अर्थात तो इनको पढ़ने की वजह से ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद जो है उसका जन्म होता है, ये कह सकते हैं। ठीक है। नंबर 7 की बात करते हैं। द प्रेज ऑफ फॉली, द प्रेज ऑफ फॉली वॉज रिटन बाई फेमस ह्यूमनिस्ट राइटर नेम इरास्मस। इनका पूरा नाम मैं बता देता हूँ, डेरियस इरास्मस इनका नाम है। डेरियस इरास्मस इनका नाम है। द प्रेज ऑफ फॉली इन्होंने लिखा है। ह्यूमनिस्ट राइटर हैं, मानवतावादी एक लेखक हैं। अगर प्रेज ऑफ फॉली की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1511 में पब्लिश होता है यह, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ फिलोसोफर हु हैड डीप इम्पैक्ट ऑन, इम्पैक्ट ऑन है क्या है?
इम्पैक्ट ऑन है मेंटल एटीट्यूड्स ड्यूरिंग रिनेंसा वाज एन इंग्लिश मैन नेम्ड बेकन। बेकन की बात आ रहा है, फ्रांसिस बेकन है। अगर इनकी बात करते हैं तो 1561 में पैदा होते हैं, 1626 में इनका डेथ होता है। एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनकी बात कर रहे हैं एक फिलोसफर हु हैड डीप इम्पैक्ट ऑन मेंटल एटीट्यूड्स। इनके मेंटल एटीट्यूड्स पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था रेनेसां के दौरान। वो एक कौन थे? तो फ्रांसिस बेकन थे। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रॉस्पेरो इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द टेम्पेस्ट। प्रॉस्पेरो जो है हीरो है द टेम्पेस्ट का, 1611 में आता है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया रोमांस है। इन मेडिवल टाइम्स, मध्यकालीन समय में, नेचर वाज हील्ड टू बी ओरिजिनली फ्रॉम गॉड। आपको बता दें ईश्वर से उत्पन्न माना जाता था प्रकृति को, यानी प्रकृति को ईश्वर से उत्पन्न माना जाता था मेडिवल टाइम में, मध्यकालीन समय में या मध्यकाल में। नंबर 11 की बात करते हैं कि लिटरेरी फेम रेस्ट ऑन हिज बुक यूनिवर्सली नन एज उतोपिया। ये नहीं है, बुक होगा। उतोपिया की बात कर रहा है तो थॉमस मूर का यह वर्क है उतोपिया, जिसे हम राम राज्य के नाम से जानते हैं। 1516 में पब्लिश होता है यह वर्क। इतिहास, अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, थॉमस मूर और उतोपिया जरूर आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द पीरियड ऑफ यूनिवर्सिटी वीट्स वाज लिटिल मोर देन ईयर्स। कह रहा है कि ज़्यादा नहीं था, लगभग 10 साल से ऊपर आसपास इनका था यूनिवर्सिटी वीट्स में। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, लॉज हैं, नास हैं, पील हैं, इस तरह के कुछ यूनिवर्सिटी वीट्स हैं, लगभग 7। उनका जो ईयर बता रहा है मुश्किल से 10 साल के आसपास। ठीक है। 48 मिराकल्स प्ले वे रिटन बाय। तो कह रहा है 48 मिराकल प्लेस जो है वो चेस्टर हैं। अब चेस्टर को मैंने सर्च किया, हो सकता है जोसेफ चेस्टर हों, लेकिन कह रहा है कि 48 मिराकल्स जो प्ले हैं फ्रेंड्स, वह चेस्टर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चेस्टर। और लिखा गया है कब? इन मिडिल एज में ही लिखा गया है 48 मिराकल्स प्लेस। क्रिस्टोफर मार्लो की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं उनका डेथ होता है 1593 में, और जबकि पैदा हुए थे 1564 में, यानी 1564 में, यानी 1564 टू 1593। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो, जो यूनिवर्सिटी वीट्स में से एक थे। ठीक। 4 हिस्ट्रीज प्ले वे आर रिटेन बाई। अब देखिए मेन जो 4 हिस्ट्री प्लेज हैं वो लिखा गया शेक्सपियर के द्वारा। और आपको बता दें एक है रिचार्ड सेकंड, और एक है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2, और एक हेनरी 5th है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये 4 जो हैं मेन हिस्ट्री प्लेस बोले जाते हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा। वंस अगेन, रिचार्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड हेनरी 5th। डन। आगे बढ़ते हैं। फेस्टे आपको बता दें एक कैरेक्टर है, प्लेज अ रोल ऑफ अ फूल इन किंग लियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए जो ट्रेजेडीज हैं उसमें से एक है किंग लियर। तो किंग लियर का एक फूल है जिसका नाम फेस्टे है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। शेक्सपियर्स कंबाइंड मीथ विथ इंग्लिश फॉल्कलोर इन हिज प्ले। तो कह रहे हैं शेक्सपियर ने अपने एक मीथ और क्या है विथ इंग्लिश फॉल्कलोर मतलब होता है शायद लोकगीत कह सकते हैं। मीथ और इंग्लिश फॉल्कलोर उन्होंने ऐड किया है, कंबाइन किया है, किसमें? रोमियो एंड जूलियट में। रोमियो एंड जूलियट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1595-96 में लिखा गया था यह। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इसमें उन्होंने लोकगीत और मीथ को कंबाइन करने की कोशिश किया है शेक्सपियर के द्वारा। द पोयम द फर्स्ट एनिवर्सरी, आपको बताया था द फर्स्ट एनिवर्सरी जॉन डन के द्वारा लिखा गया एक पोयम है। इसके बारे में और मैं डिटेल बताना चाहूँगा। ये एक हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ एन एनाटॉमी ऑफ द बर्ड, एक लॉन्ग पोयम है जॉन डन के द्वारा, उसका एक हिस्सा है द फर्स्ट एनिवर्सरी, जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। और पब्लिशिंग डेट की बात करते हैं तो 1601 में यह पब्लिश होता है फ्रेंड्स, द फर्स्ट एनिवर्सरी। डन। किसका हिस्सा है? एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड। डन। द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप इज आल्सो कॉल्ड अगस्टन एज। जो अलेक्जेंडर पोप का जो एज है ना, वो अगस्टन एज के रूप में जाना जाता है। फाइनली अगर आपको बता दें तो 1688 में अलेक्जेंडर पोप पैदा हुए थे और 1744 में इनका डेथ हो जाता है। डन। द नॉवेल पमीला आपको बता दें वर्चू रिवार्डेड, इसका सब टाइटल है। 1740 में पब्लिश होता है, रिचर्डसन के द्वारा एक नॉवेल है। ठीक है, 1740 में पब्लिश होता है पमीला, इसे हम वर्चू रिवार्डेड भी बोलते हैं, रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया नावल है। ठीक है।
जॉन कीट्स डाइड ऑफ कंजप्शन। एक क्षय रोग होता है फ्रेंड्स, क्षय रोग से जॉन कीट्स का डेथ होता है। जॉन कीट्स की अगर बात करते हैं तो 1795 में पैदा होते हैं, 1821 में इनका डेथ हो जाता है। मैगी इज़ द हीरोइन ऑफ मिल ऑन द फ्लॉस। तो कह रहा है कि मैगी जो है किसकी हीरोइन है, मैगी जो है मिल ऑन द फ्लॉस की हीरोइन है। और मिल ऑन द फ्लॉस जो एक नावल है 1860 में आया था, 1860 में आया था जॉर्ज इलियट के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज इलियट के द्वारा, जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखा गया एक नावल है मिल ऑन द फ्लॉस, 1860 में पब्लिश होता है। उसकी हीरोइन मैगी है। जॉर्ज इलियट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1819 में यह पैदा होती हैं और 1880 में इनका डेथ हो जाता है। डन। उथरिंग हाइट इज रोमांटिक नावल, एक रोमांटिक नावल है उथरिंग हाइट, ठीक है। एमिली ब्रेंटे के द्वारा 1847 में यह पब्लिश होता है। एमिली ब्रेंटे के द्वारा लिखा गया है उथरिंग हाइट, ये भी ध्यान रखिएगा रोमांटिक नावल है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। फुल नेम ऑफ टी.एस. इलियट, बड़ा सस्ता क्वेश्चन है। टी.एस. इलियट, थॉमस स्टोन्स इलियट इनका पूरा नाम है। अगर बात करते हैं तो 1888 में पैदा होते हैं और 1965 में इनका डेथ होता है, ठीक है। और 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइन ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी अकर्स इन किड्स। तो आपको बता था 1819 में इनका एक पोयम है या ओड है टू ओड टू ग्रेसियन अर्न, उसकी ये लाइन है ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, इसको ध्यान में रखिएगा। जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया यह वर्क है 1819 के आसपास में पब्लिश होता है। द मेटाफिजिकल पोएट्स की बात कर लेते हैं, एक एस्से है, ठीक है, एक क्रिटिकल एस्से है, 1921 में आता है फ्रेंड्स। 1921 में मेटाफिजिकल पोएट्स क्रिटिकल एस्से बाई टी.एस. इलियट, ठीक है। टी.एस. इलियट का एक वर्क है द वेस्टलैंड जो 1922 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, 1895 में यह वर्क पब्लिश होता है। 1895 में रिटेन हुआ है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। ऑस्कर वाइल्ड की बात करते हैं तो 1854 में पैदा होते हैं और 1900 में इनका डेथ हो जाता है। हम बात कर रहे हैं ऑस्कर वाइल्ड के बारे में। ऑन लिबर्टी जी.एस. मिल के द्वारा लिखा गया एक आलेख है। ट्रिटाइस का मतलब होता है आलेख, निबंध। एक लिबर्टी, ऑन लिबर्टी जी.एस. मिल, आई होप ये अर्थशास्त्री हैं। ऑन लिबर्टी ट्रिटाइस बाय जी.एस. मिल। डन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिगर ऑफ स्पीच विच कॉन्टेंस एंड एग्जैगरेशन ऑफ एम्फेसिस इज कॉल्ड। हाइपरबोल मिलते हैं जिसमें फ्रेंड्स आपको बता दें बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है, ठीक है। बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, उसे हाइपरबोल बोलते हैं। प्रीफेस टू शेक्सपियर की बात करते हैं, 1765 में यह लिखा गया था। 1765 में आता है फ्रेंड्स। क्रिटिकल ट्रीटाइज है बाय डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा लिखा गया यह वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765। फेमिनिन एंडिंग एक्चुअली एक मेट्रिक डिवाइस है, ठीक है। फेमिनिन एंडिंग जो है मेट्रिक डिवाइस है और क्या है, द लाइन ऑफ वर्ड्स हैविंग एन अनस्ट्रेस एंड एजुअली एक्स्ट्रा मेट्रिकल सिलेबल। करे कि एक सिलेबल इसके साथ रहता है, अनस्ट्रेस सिलेबल रहता है, ठीक है। एक लाइन का पोयम है और अनस्ट्रेस सिलेबल रहता है, एजुअली एक्स्ट्रा मेट्रिकल सिलेबल एट इट्स एंड, और फाइनली इसके अंत में एक और एक्स्ट्रा मेट्रिकल सिलेबल ऐड कर दिया जाता है, उसे हम फेमिनिन एंडिंग बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब विंटर्स टेल आपको बता दें 1609 से 11 के बीच में लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा। एक रोमांस है, कॉमेडी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। द क्वार्टरली रिव्यू एक पत्रिका है, फाउंडेड किया गया था वाल्टर स्कॉट के द्वारा यह फाउंडेड किया गया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एडोनिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। तो कह रहा है जॉन कीट्स पर लिखा गया एक एलिजी है 1819-20 के आसपास, ये भी पब्लिश हुआ नहीं लिखा गया 1821 में। तो किड्स का डेथ होता है ना, 1821 में किड्स का डेथ होता है, इनके डेथ पर ही उन्होंने लिखा गया किसके द्वारा, भाई साहब शेरली के द्वारा लिखा गया या एलजी, ध्यान में रखिएगा। अब एक्यूरेट हमें नहीं पता है कि कब पब्लिश होता है, लेकिन 1821 में जॉन किड्स का डेथ होता है तो उसके बाद ही इन्होंने लिखा होगा एलजी एडोनिस, डन, शेरली के द्वारा। और आपको बताते हैं 1822 में खुद वो उनका देहांत हो गया था, पेबी शेरली का। पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इज अ व्यू अबाउट पोइट्री। तो कह रहा है कि अर्नोल्ड सामने बोला है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस पोइट्री को डिफिनेशन दिया है, पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, वेल नन है, पीजीटी के तहत भी मैंने इसको पढ़ाया हुआ है इस डिफिनेशन को, अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया। मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करते हैं फ्रेंड तो 1822 में इनका जन्म होता है, जबकि 1888 में इनका डेथ हो जाता है। चलिए लगभग 35 क्वेश्चन था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। अब चलते हैं हम चूज द एंटोनिम्स ऑफ, अब विलोम शब्दों की बात कर लेते हैं। पहला कह रहे हैं स्केप्टिकल, क्या है स्केप्टिकल,
स्केप्टिकल का मतलब होता है फ्रेंड उलझन या अविश्वास, ठीक है, अविश्वास। और रेडी टू बिलीव मतलब हो जाता है विश्वास करने योग्य, यानी ये अविश्वासी होता है और ये विश्वास करने योग्य होता है। क्लियर है, अपोजिट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है न्यूलॉजिज्म। न्यूलॉजिज्म का मतलब होता है न्यू एक्सप्रेशन और आर्किएक एक्सप्रेशन, मतलब इसका मतलब समझ लीजिएगा न्यू और इसका मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, यानी न्यू एक्सप्रेशन और ओल्ड एक्सप्रेशन, यानी नया अभिव्यक्ति और पुराना अभिव्यक्ति। ये ट्राइब का मतलब होता है फ्रेंड, आपको बता दें, ये ट्राइब का मतलब होता है अभियोगात्मक भाषण, ठीक है, कोई भाषण होता है। और स्पेशली यूलॉजी मतलब होता है ईश्वर का स्तुति करना, ईश्वर का स्तुति करना होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एम्ब्रॉयल ध्यान रखिएगा, 39 की हम बात करें। एम्ब्रॉयल मतलब होता है उलझाना, क्या होता है, उलझाना। और डिसएंगेज का मतलब होता है वियोजन करना, ठीक है, वियोजन करना, एक साथ मिला देना, उलझाना नहीं बल्कि मिला देना। रिपुग्नेंस का जो मतलब है घृणा होता है फ्रेंड, क्या है, इसका मतलब होता है घृणा और इसका अपोजिट जो हो जाएगा लव नहीं होगा, अट्रैक्शन दिया हुआ है तो अट्रैक्शन इसका हो जाएगा, ठीक है, यानी किसी से दूर भागना और किसी के नज़दीक आना। चलिए रहा एंटोनिम्स। अब बात कर लेते हैं सिनोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि आर्टिफाइस। आर्टिफाइस का मतलब होता है चालाकी, छल कपट, और होक्स का मतलब भी छल कपट होता है। हम सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रोडिगल और स्पेंड्रिफ्ट मतलब आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब अत्यधिक खर्चीला होता है, ठीक है, जबकि साइकोफेंट और फ्लैटफेट सेम चीज़ है, इसका भी मतलब चापलूस होता है, ठीक है, चापलूस। गुलिबल और क्रेडुलस का मतलब होता है नादान या भोला भाला, जो बड़ा है या आसानी से झांसे में आ जाए, गुलिबल बोलते हैं, क्रेडुलस बोलते हैं, ठीक है। 45 की बात करते हैं फ्रेंड्स। एनिग्मेटिक या प्रॉब्लमेटिक, इसका मतलब होता है रहस्यमय तरीके से, या प्रॉब्लमेटिक मतलब समस्यात्मक या रहस्यात्मक, लगभग सिमिलर है, तो ये भी एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स हैं। सिलेक्ट द प्रॉपर इडियम्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। चलिए बात करते हैं, अब सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि आई कुड नॉट एनीथिंग फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन। मेक आउट मतलब होता है समझना, ठीक है, मैंने कुछ नहीं समझा उसके कन्वर्सेशन से। द फार्मर सेट इन प्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। प्लोइंग का मतलब होता है खेत जोतना, यानी जो किसान होते हैं अपने खेतों को सुबह में जोतते हैं, जोतना प्रारंभ करते हैं, सेट इन हो जाएगा, शुरू करना, प्रारंभ करना। यहाँ कह रहा है द पुलिस टर्न ओवर द स्टोल गुड्स टू द ओनर। कह रहा है कि जो चोरी किया गया वस्तु था वह उसके मालिक को, पुलिस को दे दिया गया, यानी पुलिस के द्वारा दे दिया गया। टर्न ओवर मतलब खत्म करना उस मैटर को या दे देना, इस तरह का होगा था। स्पीकर द बर्थ ऑफ गांधी जी, तो स्पोक ऑन हो जाएगा, स्पीकर जो है गांधी जी के जन्मदिन पर बोला, स्पोक ऑन। और नेक्स्ट है द इंक्वायरी इनटू चीटिंग विल इनेबल द बोर्ड। तो गेट एट होता है मतलब पहुंचना, कह रहा है कि चीटिंग में जो इंक्वायरी हो रहा था वो कहाँ पहुंच गया, अंततः पहुंच जाएगा। गेट एट मतलब बोर्ड तक पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ लाइन बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है द ब्रिटिश क्राउन क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरेट इन 1668। ब्रिटिश क्राउन ने 1668 में शुरू किया था क्या, पोस्ट ऑफ पोएट लॉरेट, और इसे जीवन अवार्डेड इट पोएट्स ऑफ लाइफ, यानी जिस पोएट को दिया जाएगा उसके मतलब मरने तक उसको बनाए रखना उस पोस्ट पर। तो 1668 में जॉन ड्राइडन पहली बार, ये देखिए रियल जो पोएट लॉरेट पहली बार बने थे, जॉन ड्राइडन बने थे, ठीक है। आगे जॉन ड्राइडन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इनका जो जन्म हुआ था 1631 में और 1700 में इनका डेथ हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रूटस टेल एंटोनी दैट देयर हार्ट्स आर फुल ऑफ। ब्रूटस कह रहा है, किससे बोलता है, एंटोनी से, कि उनके जो दिल हैं, जो जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनके दिल जो हैं किलिंग सीजर, यानी सीजर को मारने के बाद किससे भर गए उनके दिल, तो पीटी मने दया से, लेकिन कॉन्स्पिरेटर्स सब मिलकर के उनको मारते हैं। और अभी सुनिएगा, अभी मैंने अपने बॉक्स में मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि सबसे पहले किसने स्टैब किया था, तो स्टैब करने का काम कैस्का किया था सबसे पहले, जूलियस सीजर को, इसको भी ध्यान में रखिएगा। किंग जॉन वाज द फर्स्ट प्ले टू बी फिल्म्ड इन 1899। कह रहा है पहला ऐसा मूवी है जो 1899 में इस पर बना था। और किंग जॉन की बात करते हैं तो 1590 के मिड में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था किंग जॉन। हिस्ट्री प्ले है। द टेमिंग ऑफ द श्रू की बात करते हैं, टेमिंग ऑफ द श्रू की अगर बात करते हैं 1590-92 के बीच में लिखा गया था।
1590-92 के बीच लिखा गया था। द टेमिंग ऑफ द श्रीव लो रोमांटिक कॉमेडी के नाम से जाना जाता है, जबकि हाई रोमांटिक कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। ट्वेल्थ नाइट लिखा गया था 1601 या 2 में बाय विलियम शेक्सपियर, हाई रोमांटिक कॉमेडी है। द प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 1595 या 96 के बीच में लिखा गया था। एंड्स विद द ट्रेजेडी ऑफ पैरिमस एंड थिस्बे। तो पैरिमस एंड थिस्बे आपको बताता है प्ले विद इन प्ले है, ठीक है, प्ले विद इन प्ले है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ख़त्म कहाँ से होता है? पैरिमस एंड थिस्बे, जो शादी पर ये लोग अपना नया एक नाटक करने वाले थे पैरिमस एंड थिस्बे पर, तो वही इसकी बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल ऑबेड एंड डॉन पोएम फिगर इन रोमियो एंड जूलियट। तो कह रहा है कि कुछ ट्रेडिशनल ऑबेड और डॉन पोएम जो है ये फ्रेंड आपको रोमियो और जूलियट में देखने को मिलेगा बाय विलियम शेक्सपियर। रोमियो और जूलियट की बात कर मैंने बता दिया कि 1595-96 के बीच लिखा गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। किंग लियर इज अ डबल प्लॉट ट्रेजेडी। अच्छा देखिए, किंग लियर को डबल प्लॉट ट्रेजेडी क्यों कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन मैंने लाया है ना, आप जरूर लाइक जरूर करके जाएंगे, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक जो इसके लायक है। किंग लियर और डॉटर्स, एक प्लॉट जो है किंग लियर और उनकी तीनों बेटियां हैं, ठीक है, उनकी बेटियों के बारे में है फर्स्ट प्लॉट। और सेकंड जो प्लॉट है फ्रेंड्स ग्लूसेस्टर और उनके बेटों के बारे में है, ठीक है। ये इसीलिए बोला जाता है कि किंग लियर इज ए डबल प्लॉट ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। डन, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं तो टाइमन ऑफ एथेंस की बात करते हैं। 1607-8 में लिखा गया वर्क है, इट्स कॉल्ड कन्वर्सेशनल प्ले। टाइमन ऑफ एथेंस की अगर बात करते हैं 7-8 में आया था, कन्वर्सेशनल प्ले के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा 1607-8 में। आगे बढ़ते हैं। पेरिकल्स जो आप बताते हैं 1607-8 में यह भी लिखा गया है, प्रिंस ऑफ टायर बोलते हैं, ठीक है, प्रिंस ऑफ टायर 1607 और 8 में लिखा गया था। रोमांटिक ड्रामा है, ठीक है, रोमांटिक ड्रामा है पेरिकल्स। इसी को छोड़ा गया था जो 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था, इसमें ऐड नहीं हुआ था। और फाइनली 1663 में जो थर्ड फोलियो आता है फ्रेंड्स, उसमें जाकर पेरिकल्स को पब्लिश किया जाता है। सेकंड जो आया था 1632 में, वो भी नहीं, उसमें भी पब्लिश नहीं होता है पेरिकल्स। टेनिसन डिस्क्राइब्ड पोस्टमस वर्ड्स टू इमोजन। अब ध्यान में रखिएगा, मैं इसमें नाम नहीं दिया है उस वर्क का। कह रहे हैं कि टेनिसन जो है ना डिस्क्राइब करते हैं पोस्टमस के वर्ड्स को टू इमोजन, जो इमोजन से बोलता है, बीइंग अ रिकॉन्साइल्ड विथ हर, अर्थात पोस्टमस और इमोजन से क्या हो जाता है, सामंजस्य स्थापित होने के बाद पोस्टमस कहता है हैंड इन देयर लाइक फ्रूट, हैंग नहीं है, हैंग होगा, हैंग इन देयर लाइक फ्रूट माई सोल, यानी मेरी आत्मा को फल की तरह लटका दो, टिल द ट्री डाई, जब तक कि पेड़ मर न जाए तब तक लटकाए रखो। कह रहे हैं कि उस लाइन को टेनिसन साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज में बोला है कि द टेंडरेस्ट लाइन इन शेक्सपियर के जितने भी लाइन्स हैं फ्रेंड ना, उसमें से सबसे कोमल लाइन बोला गया है टेनिसन के द्वारा। तो इस लाइन को मैंने इसीलिए इसमें डाला हुआ है फ्रेंड्स। लाइन तो लाजवाब है, हैंग होना चाहिए, आई होप, हैंग इन देयर लाइक फ्रूट माई सोल टिल द ट्री डाई, ठीक है। पोस्टमस बोलता है इमोजन से। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है, आपको मैं बता ही दे रहा हूँ, सिम्बेलिन है, ठीक है, सिम्बेलिन के से लाइन है, ध्यान रखिएगा। टेनिसन साहब ने इसको बड़ा प्रशंसा करते हुए बोला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 थिंग आई हेट अबाउट यू, एक टीवी सीरियल है, ये शो है, क्या है, 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू एज अ टीवी शो विच इज़ बेस्ड ऑन टेमिंग ऑफ द श्रीव। टेमिंग ऑफ द श्रीव की मैंने बात बोला था, 1590-92 के बीच में लिखा गया था। इस पर एक टीवी शो है जिसका नाम है 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू, है ना, इंपॉर्टेंट, बढ़िया। आगे, जॉन फ्लेचर आल्सो रोट अ प्ले इंटाइटल्ड द ओमेन्स प्राइज। द ओमेन्स प्राइज नाम से जॉन फ्लेचर ने एक वर्क लिखा है ऑन द सेम थीम ऑफ टेमिंग ऑफ द श्रीव। टेमिंग ऑफ द श्रीव के सेम थीम पर जॉन फ्लेचर ने भी लिखा है द ओमेन्स प्राइज, ठीक है। शेक्सपियर also composed 6 additional sonnets which were included in Romeo and Juliet, Henry V and Love's Never Lost। कह रहा है कि शेक्सपियर 154 सोनेट के बाद कुछ 6 एडिशनल सोनेट भी लिखे थे, जिसमें रोमियो एंड जूलियट में शामिल है, हेनरी फिफ्थ में शामिल है और लव्स नेवर लॉस्ट में शामिल है। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। द इल्यूजन नहीं होगा, एलूजन होगा फ्रेंड्स, इल्यूजन नहीं है यहाँ पर, सॉरी, एलूजन होगा, एलूजन है, ठीक है, एलूजन। कह रहे द एलूजन टू लुक्रेसिया, लुक्रेसिया समझ रहे हैं ना, लुक्रेसिया का जो भ्रम है ना,
एक समझ रहे हैं, मोह माया जो होता है। आल्सो अकर्ड इन द टाइटस एंड्रोनिकस, टाइटस एंड्रोनिकस में आया है। टेमिंग ऑफ द श्रीव में भी देखने को मिलता है, ट्वेल्थ नाइट में देखने को मिलता है, मैकबेथ में देखने को मिलता है, सिम्बलिन में देखने को मिलता है। तो द एलूजन टू लुक्रेसिया आल्सो अकर्ड इन टाइटस एंड्रोनिकस, टेमिंग ऑफ द श्रीव, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ एंड सिम्बलिन। देन क्लाउन्स और फूल्स अपीयर्ड इन 22 ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। कह रहा है कि शेक्सपियर के प्लेज में लगभग 22 प्लेज में क्लोन्स और फूल्स अपीयर हुए हैं। स्टार लगा लीजिएगा साहब। इन शेक्सपियर्स कंपनी फूल्स पार्ट्स वेयर डन बाय विलियम केम्प। शेक्सपियर के कंपनी में जो फूल्स का पार्ट्स होता था वो रॉबर्ट आर्मिन के द्वारा या विलियम केम्प के द्वारा अदा किया जाता था उस रोल को। किस रोल को? फूल्स के रोल को। यह मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नहीं जुड़े हैं तो, और जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राल्फ वाल्डो इमर्सन सेड अबाउट द क्लोन इन शेक्सपियर प्लेज। शेक्सपियर प्लेज में जितने भी क्लोन हैं उनके बारे में राल्फ वाल्डो इमर्सन ने बोला है कि ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडीज, ये लोग मरे हुए लोगों में, डेड बॉडीज में क्या करते हैं? सांस डालते हैं। एंड ब्रॉड देम इनटू लाइफ, और ज़िंदगी उनका जीवित कर देते हैं, अर्थात उन्हें जिंदा कर देते हैं। ऐसे शेक्सपियर के फूल्स हैं, क्लॉन्स हैं। 69 की बात करते हैं। इसाक एसिमोव, इसाक एसिमोव ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। गाइड टू शेक्सपियर साहब ने लिखा है, गाइड टू शेक्सपियर। आपको बता देते हैं 1970 में यह पब्लिश होता है गाइड टू शेक्सपियर। दैट ऑफ कोर्स इज द ग्रेट सीक्रेट ऑफ द सक्सेसफुल फूल दैट इज नो फूल एट ऑल। कह रहा है कि उसमें इन्होंने बोला है कि वास्तव में दैट इज अ ग्रेट सीक्रेट ऑफ द सक्सेसफुल फूल, यानी जो सफल फूल है ना उनका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, रहस्य है, दैट ही इज़ नो फूल एट ऑल। और फाइनली अंततः वो लोग क्या है? वो फूल है नहीं, ऐसा इसाक एसिमोव ने बोला है गाइड टू शेक्सपियर में। और गाइड टू शेक्सपियर 1970 में पब्लिश होता है बाय इसाक एसिमोव। को स्टार्ट इन लव्स लेबर लॉस्ट इज रस्टिक कंट्रेरी कैरेक्टर। कंट्री कैरेक्टर है, कंट्रेरी नहीं है, कंट्री कैरेक्टर है, ठीक है, देहाती एक कैरेक्टर है। लव्स लेबर लास्ट में आपको बताया था कोस्टार्ड है, और कोस्टार्ड ने ही उनके दिए गए लेटर्स को मिक्स कर देता है। और जो लव्स लेबर लास्ट में सबसे लंबा वर्ड है ना HONORI करके, उस शब्द को कोस्टार्ड ही बोलता है। मैं ज़्यादा इस क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं उस शब्द को नहीं रखा है, कोस्टार्ड ने ही बोला है। तो तीन चीज़, एक तो रस्टिक कैरेक्टर है, लेटर्स को मिक्स करता है, और लंबा वाला शब्द को स्टार्ड ही बोला है, लव्स लेबर लास्ट। ये रहा 70 क्वेश्चन तक विलियम शेक्सपियर से संबंधित। अब चलते हैं मिल्टन के ओर। कह रहा है कि मिल्टन वाज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल वेयर ही मीट एंड बी फ्रेंडेड चार्ल्स डिओडाटी। चार्ल्स डिओडाटी से मित्र बने थे, कहाँ? सेंट पॉल्स स्कूल में, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कब मिले थे? सेंट पॉल्स स्कूल में चार्ल्स डिओडाटी। और एपिटोफियम डेमनिस करके कुछ इन पर जब इनका डेथ हुआ था तो एपिटोफियम डेमनिस करके एक एलजी लिखे थे इन्हीं पर बेस्ड। और जबकि एडवर्ड किंग पर आप जानते हैं लेसिडस जो 1637 में आया था, उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चार्ल्स डिओडाटी पर भी उन्होंने एलजी लिखा है, एपिटोफियम डेमनिस शायद, हाँ लगभग यही है। 72 की बात करते हैं 1626 यानी 1626 में, 1608 में तो पैदा होते हैं, 1626 में मिल्टन वाज ब्रीफली एक्सपेल्ड फ्रॉम क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। रस्टिकेट हुए थे भाई साहब 1626 में। मैं छोटी छोटी बात को बता रहा हूँ, लगभग आप बायोग्राफी पढ़े होंगे शेक्सपियर के, चाहे जॉन मिल्टन के या विलियम वर्ड्सवर्थ के, जॉन गाल्सवर्दी का, लेकिन मैं बेसिक चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो अक्सर भूल जाया जाता है। 1626 में एक्सपेल्ड किए गए थे विद्यालय से, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में, ठीक है। इन हिज लैटिन पोएम, उनका एक लैटिन पोएम है जिसका नाम है एट पेट्रम, जो 1634 में आया था। अब 1634 में आपको ध्यान रखिएगा एक कोमस भी आया था जो मास्क है। ही थैंक्ड यू नहीं होगा, ही थैंक्ड हिज फादर फॉर हिज सपोर्ट, यानी उनके सपोर्ट के लिए उस पोएम में, लैटिन पोएम में उन्होंने अपने पिता को धन्यवाद दिया है। जॉन मिल्टन ट्रेवल्ड अबाउट पार्टिकुलरली इटली ड्यूरिंग 1638-39। जब हार्डन पीरियड ख़त्म होता है तो 1638-39 के बीच में वो इटली गए थे यात्रा करने जॉन मिल्टन साहब, ठीक है। जॉन मिल्टन मेट हुगो ग्रोटियस
तो वहाँ पर जाकर के हुगो ग्रोटियस को से पेरिस में मिलते हैं। हुगो ग्रोटियस से कहाँ मिलते हैं? पेरिस में मिलते हैं। जबकि गैलीलियो, याद रखिएगा गैलीलियो से उनके फ्लोरेंस में मिलते हैं, उनके विला के आउटसाइड ही गैलीलियो से मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं जॉन मिल्टन, 1638-39 की घटना है। इन जुलाई 1642 मिल्टन मैरिड अ रॉयलिस्ट मैरी पॉवेल। एट द टाइम ही वॉज 33 एंड सी वॉज 70। कह रहा है कि 1642 में पहली बार मैरी पॉवेल से शादी करते हैं जब उनका उम्र था 33 साल, और जबकि मैरी पॉवेल का मात्र 17 साल था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा 33 ईयर्स के जॉन मिल्टन थे, जबकि मैरी पॉवेल का उम्र मात्र 17 साल था। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं कि इन 1663 यानी 1663 में ही मैरिड ही थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंसूल। अब देखिए 1656 में कैथरीन वुडकॉक की से भी शादी हुआ था, तो मैंने बताया नहीं, लेकिन आप जानते होंगे 1656 में कैथरीन वुडकॉक सेकंड वाइफ एंड एलिजाबेथ मिंसूल फाइनली 1663 में। मिल्टन स्पेंट हिज रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एट 125 बनहिल रो। अब ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कि बनहिल रो जो है किस व्यक्ति से संबंधित है, तो मिल्टन साहब अंतिम समयों में बनहिल रो में ही रहा करते थे। किसकी वजह से? ताकि वो प्लेग से बचे रहें। द फर्स्ट एंटी प्रेलेटिकल और एंटी एपिस्कोपल ट्रैक्ट इज ऑफ रिफॉर्मेशन। तो जो एंटी प्रेलेटिकल जो ट्रैक्ट है ना, उन ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। पहला जो है ऑफ रिफॉर्मेशन है, दूसरा जो अब आपको बता दें 1641 से लेकर के 42 के बीच में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड है ऑफ प्रेलेटिकल एपिस्कोपेसी, थर्ड है एनिमेड वर्जन्स, और फोर्थ है द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अंडर प्रिलेटी, और लास्ट है एन एपोलॉजी फॉर सिमेक्टिमनस जो 1642 में आया था। तो ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया था, ये 4-5 उनके प्रेलेटिकल क्या है? ट्रैक्ट हैं। प्रोज का काम इन्होंने 1640 के बाद ही किया था। 1600 वाले एरियोवेजिटी का देखे होंगे आप, ठीक है। 18 की बात करते हैं। मिल्टन्स कॉमन प्लेस बुक, मिल्टन का एक कॉमन प्लेस बुक है, वाज ब्रॉट आउट इन 1874, 1874 में आता है। इन दिस बुक ही गेव इनसाइट्स इनटू हिज स्टडी एंड प्लान्स फॉर कंपोजिशन के लिए वो अपनी पढ़ाई और प्लान्स के बारे में इसमें बताते हैं। बुक का नाम है कॉमन प्लेस बुक, ठीक है, कॉमन प्लेस बुक 1874 में। 81 की बात कर लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, चलिए 10 क्वेश्चन था लगभग। विलियम वर्ड्सवर्थ अटेंडेड द इन्फेंट्स स्कूल इन पेनरिथ। देखिएगा कौन सा विद्यालय? इन्फेंट्स स्कूल है भाई साहब, पेनरिथ में। वहीं मैरी हचिंसन से ये मिले थे, और फाइनली उनकी फ्यूचर की वाइफ भी बन जाती है मैरी हचिंसन, ठीक है। किस स्कूल में? इन्फेंट्स स्कूल पेनरिथ में मैरी हचिंसन से मुलाकात होता है। 82 की बात करते हैं। 1845 द क्राउन अवार्डेड हिम अ पेंशन ऑफ 300 पाउंड्स अ ईयर। पेंशन के रूप में सर जो क्राउन था, जो वहाँ के राजा थे, अब वो 1 साल में 300 पाउंड पेंशन के रूप में देना शुरू कर दिए थे 1845 से। विलियम वर्ड्सवर्थ इंटर्ड सेंट जॉन्स कॉलेज इन कैम्ब्रिज। कब कर रहा है? 1787 में सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश करते हैं, ग्रेजुएटेड इन 1791, और 1791 में ग्रेजुएशन पास करते हैं। द पोयम गिल्ट एंड आरो, ध्यान में रखिएगा, यह भी पोयम है इनका। 523 सोनेट लिखे हैं, पता ही नहीं कौन कौन सा सोनेट है, लेकिन कुछ सोनेट अपने सामने है, तो आइए देखते हैं। द पोयम गिल्ट एंड सारो विच वाज कंपोज इन 1791, जो 1791 में पब्लिश होता है, कंपोज किया जाता है, और 1798 में पब्लिश होता है। किस रूप में? द फीमेल वैग्रेंट के रूप में। द फीमेल वैग्रेंट के रूप में गिल्ट एंड सारो जो पोयम है वह पब्लिश होता है 1798 में। दिस लव अफेयर, और कौन सा लव अफेयर बात कर रहा है? तो विथ एनेट वेलन जो फ्रांस की लड़की थी, इज रिफ्लेक्टेड इन वाड्राकोर जूलिया। जो पोयम है वाड्राकोर जूलिया, उसमें एनेट वेलन से संबंधित जो लव अफेयर है उसको रिफ्लेक्ट किया गया इसमें। विच वाज कंपोज इन 1804 एंड पब्लिश्ड फाइनली 1820। डन। सरप्राइज बाई जॉय और इम्पेशेंट एज द विंड, ध्यान में रखिएगा यह वर्क कह कि सरप्राइज बाई जॉय और इम्पेशेंट एज द विंड इज ए सोनेट विच वाज पब्लिश्ड इन 1815। 1815 में फाइनली पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वर्ड्सवर्थ वाज अटैक्ड इन एडिनबर्ग रिव्यू। एडिनबर्ग रिव्यू एक पत्रिका है, उसमें
इन पर अटैक किया गया था बाय द एनोनिमस एथर ऑफ अ पैरोडी द सिंप्लीफाइड। अब द सिंप्लीफाइड जो 1808 में आया था फ्रेंड्स, इसके पैरोडी को लेकर के विलियम वर्ड्सवर्थ पर अटैक किया गया था। ठीक है। द वाइट डो ऑफ रेलिस्टोन 1815 में आया था। द वैगनार एंड द पीटर वेल बोथ पब्लिश्ड इन 1812, यानी ध्यान रखिएगा द वाइट डो ऑफ रेलिस्टोन जो है 1815 में, पीटर वेल और वैगनार जो पोयम है 1819 में पब्लिश होते हैं बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द रिवर डडेन जो 1820 में आता है, और इसका सेलेस्टिकल सोनेट्स जो 1822 में आता है, यह भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में एक हैं। तो द रिवर डडेन 1820 एंड इक्लेसियास्टिकल सोनेट्स 1822। मैथ्यू आर्नोल्ड वन ऑफ द एडमायरर्स ऑफ वर्ड्सवर्थ है, और लास्ट बता रहा है कि मैथ्यू आर्नोल्ड जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत ही वो एडमायरर रहे हैं। क्लोजेज हिज बेस्ट वर्क्स बाय द ईयर ऑफ 1808। 1808 के तक उन्होंने अपने सारे जो रचनाएं हैं उसको उन्होंने बंद कर दिए थे, समाप्त कर लिए थे मैथ्यू आर्नोल्ड ने। अब चलते हैं लास्ट 10 क्वेश्चंस आपके समक्ष। जॉन गाल्सवर्दी 1867 में पैदा हुए थे, जबकि उनका डेथ 1933 में होता है। वाज बॉर्न इन कुंबे सरे। कुंबे के लिए मैं क्वेश्चन आया है, कुंबे सरे में पैदा हुए थे। इन ही चाइल्डहुड द फैमिली मूव टू ह्यूज हाउस कॉल्ड कुंबे वेरन। भाई साहब, न्यू प्लेस शेक्सपियर का अगर पूछ सकता है तो क्या जॉन गाल्सवर्दी का उनका जो ह्यूज प्लेस है, ह्यूज हाउस है, नहीं पूछा जा सकता? इसलिए मैं रखा है कुंबे वेरन, बोलते हैं कुंबे वेरन, नियर द विलेज ऑफ माल्डन। माल्डन विलेज के बगल में एक घर था इनका कुंबे वायरन के नाम से, वहाँ पर उनका परिवार बचपन में ही चला गया था। गाल्सवर्दी वाज कॉल्ड टू द बार इन 1890। 1890 में उन्हें टू द बार के नाम से जाना गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा साहब। इन द कोर्स ऑफ वायाज, यानी जो समुद्री यात्रा के रास्ते में 1892 में गाल्सवर्दी मेट जोसेफ कॉनरैड से मिलते हैं ऑन अ पैसेंजर सेलिंग शिप टॉरेंस। कौन से जहाज पर? टॉरेंस जहाज का नाम था, उस पर उससे मुलाकात होता है जोसेफ कॉनरैड से 1892 में। जोसेफ कॉनरैड डिस्क्राइब्ड गाल्सवर्दी ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिस्ट, यानी ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी मॉरलिस्ट बोला है जोसेफ कॉनरैड ने गाल्सवर्दी को। फॉर द फर्स्ट टाइम गाल्सवर्दी फेल इन लव विद सिबली कार्लिसली बोल सकते हैं। पहली बार गाल्सवर्दी किसके प्यार में पड़े थे? तो सिबिल कार्लिसली के से थोड़े समय के लिए सिंगिंग इंस्ट्रक्टर थी एट ऑक्सफोर्ड वाइल ही वाज विजिटिंग वेल्स। जब वह वेल्स जा रहे थे तो एक गीत गाने वाली इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, यानी गीत सिखाने वाले से उन पे दिल आ गया था गाल्सवर्दी का, तो इसको भी जाना जरूरी है। सिबिल कार्लिसले। गाल्सवर्दी डेडिकेटेड द फाइट साइड सागा टू एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। यही एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर है भाई साहब, ध्यान में रखिएगा। 1895 से लेकर के 1905 तक चला था अफेयर। फाइनली 1905 में शादी कर लेते हैं। फारसाइट सागा की बात कर लेते हैं, 1922 में पब्लिश होता, मास्टरपीस है। और किसको डेडिकेट किया था? अपनी पत्नी को डेडिकेट किए थे, एडा पियर्सन कूपर को। गाल्सवर्दी मेट हर 1893। कब मिले थे? 1893 में मुझसे मिलते हैं। 1895 से प्यार होता है, 1905 तक चलता है, 1905 में शादी कर लेते हैं। कहाँ मिले थे? इसको इंपॉर्टेंट है, द एनुअल ईटन हारो क्रिकेट मैच के दौरान, यानी ईटन हारो क्रिकेट मैच के दौरान 1893 में किससे मिले थे? आदा से मिले थे। विथ कैथरीन डाउसन स्कॉट गाल्सवर्दी फाउंडेड पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब इन 1921। तो आपको पता था 1921 में, आपको पता है पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब फाउंडेड किए थे कौन? जॉन गाल्सवर्दी। किसके साथ? तो ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। क्यों क्वेश्चन डाला हूँ, ध्यान में रखिएगा। कैथरीन डाउसन स्कॉट के साथ मिलकर के पेन का स्थापना किए थे। यजी वेल्स आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ पेन फ्रॉम 1934 टू 1946। तो 33 में इनका डेथ हो जाता है। किसका? जॉन गाल्सवर्दी का। और 1934 से लेकर के 1946 तक एच.जी. वेल्स रहते हैं प्रेसिडेंट। किसके? पेन के प्रेसिडेंट, है ना इंपॉर्टेंट। गाल्सवर्दी स्पेंट हिज लास्ट 7 years एट बरी इन वेस्ट ससेक्स। गाल्सवर्दी जो को बता रहे हैं कि अपने अंतिम 7 साल कहाँ रहे हैं? वरी में रहे हैं। कहाँ है वरी? वेस्ट ससेक्स में है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, गाल्सवर्दी मेट D.H. लॉरेंस इन 1918। 1918 में D.H. लॉरेंस से मुलाकात होता है गाल्सवर्दी का। लॉरेंस बड़ा प्रेज करते हैं उनके एक नावल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आया था। कॉल्ड इट रियली रेदर नोबल बोल करके द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को वह प्रशंसा करते हैं। ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, दबा के शेयर करिए। बाय बाय।